नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बीएससी सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 5 है, और बीएससी फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट क्वांटम की और वो थर्मोडायनेमिक्स की, वो है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का पार्ट 1 आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम आज जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे इसके बारे में, और इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी, कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र, हम ये 2 टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से लेक्चर को सुनना। ब्लैक बॉडी वाले चैप्टर पे 4 या 5 लेक्चर बनेंगे, सारा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका 10 मार्क्स का, तो आपको ध्यान देना है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लैक बॉडी के बारे में आप बाखूबी जानते हैं, फिर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। देखिए, आप लोग नाम से कहोगे कि सर ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक प्लस बॉडी, जो बॉडी ब्लैक कलर की होती है वो ब्लैक बॉडी कहलाती है। देखिए, पुराने टाइम में ये बात जचती थी। पुराने टाइम में क्लासिकल फिजिक्स के तरीके से जब पढ़ा जाता था तो ये मान लिया जाता था कि जिसका कलर ब्लैक है वो ब्लैक बॉडी है। जैसे मैं बात करूं, वीन्स का जो नियम है वो क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर बेस्ड रहेगा, रेले जीन्स का लॉ क्लासिकल फिजिक्स पे बेस्ड रहेगा, और उसके बाद जो ल्यूमर प्रिंगशैम ने कर्व दिया था, उस कर्व को, जो ल्यूमर प्रिंगशैम का कर्व है, उसको प्रूफ करने में ही लगे रहेंगे पूरे चैप्टर में। उसका जो कर्व बनाएंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कर्व को। वो जो कर्व बनेगा वो कर्व उन्होंने प्रैक्टिकली बनाया था, और उस कर्व को पूरी तरीके से फिट करने वाला फॉर्मूला नहीं बना अभी तक, मतलब काफ़ी टाइम तक नहीं बना। उसके बाद प्लांक ने बनाया, क्लासिकल फिजिक्स में अभी तक नहीं बना था। तो क्वांटम फिजिक्स जब आई तो प्लांक ने उस पर कोशिश की, तो प्लांक ने उसको प्रूफ भी कर दिया, प्रॉपरली फिट कर्व बना दिया। यानी कि हमारा यही मोटिव रहेगा। जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का या हमने वो टॉपिक पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट का पढ़ते हैं, उसके अंदर हमने देखा था कि कर्व को ही प्रूफ कर रहे थे, जुलॉग पेटिट लॉ, आइंस्टीन लॉ, डिबाई मॉडल। और यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर भी कर्व को प्रूफ करना है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी जो होती है उसका कलर ब्लैक हो ये ज़रूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी कलर से नहीं होती, बाहर के रूप रंग से नहीं होती, वो उसके गुणों से होती है। ब्लैक बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो अपनी सरफेस के ऊपर जो भी उसकी सरफेस पे इंसिडेंट होता है सब एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको ब्लैक बॉडी कहते हो। द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स इंटायर एनर्जी इंसिडेंटिंग और रेडिएशंस इंसिडेंटिंग ऑन इट, वह पिंड जो अपनी सतह पर आपतित संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर लेता है, सारी की सारी रेडिएशन जो एब्जॉर्ब्स कर ले, यानी कि सारी एब्जॉर्ब कर ले। अब देखिए, यहाँ पर 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना है। सारी की सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनते जाना। मैं कोई भी बॉडी लेता हूँ, अगर वो ब्लैक बॉडी है तो जब मैं उसको मान लीजिए पूरा दिन धूप में रखता हूँ, तो पूरा दिन जब धूप में रखता हूँ तो वो सारा दिन धूप से रेडिएशन सोखती रहेगी। जब रात को अंधेरे का टाइम होगा, मैं उसको अंधेरे कमरे में रखूँगा और उसको मैं हीट करूँगा, गर्म करूँगा। गर्म करके जब मैं अंधेरे में रख दूँगा तो फिर मैं क्या देखता हूँ कि वो कलर चेंज करेगी, कभी ग्रीन दिखेगी, कभी वो रेड दिखेगी, कभी येलो दिखेगी, कभी ऑरेंज दिखेगी। इसका रीज़न समझते हैं। देखिए, इसका रीज़न मैं नीचे कर्व दिखाता हूँ बेटा, उस कर्व में छिपा है। ये देखिए, ये ल्यूमर प्रिंगशैम का प्रैक्टिकल कर्व है जो उन्होंने बनाया था। अब देखिए, हर टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन मिल रही है। तरंग दैर्ध्य हर ताप पर बदल रही है। अब कोई चीज़ मैंने गर्म करके रख दी, जब मैंने इस 200 डिग्री पे मान लीजिए वो पूरी तप रही थी, गर्म हो गया, ब्लैक बॉडी पूरी गर्म थी। अब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। अब देखिए, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज हो तो क्लियर दिख रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा। देखिए यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो लैम्डा एम डिक्रीज़ हो रहा है ना, यानी कि लैम्डा एम डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे आपका जो लैम्डा है उसकी वैल्यू चेंज होगी। और आपको पता है कलर तो लैम्डा से ही आता है। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य से ही कलर आता है। लैम्डा चेंज होती है, कलर चेंज हो जाता है। रेड कलर की लैम्डा अलग है, येलो कलर की लैम्डा अलग है, ऑरेंज कलर की लैम्डा अलग है। वही चीज़
टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लैम्डा चेंज हो रहा है, लैम्डा चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, और हमें तो वही कलर दिखेगा जितने की वेवलेंथ वहाँ से निकल के बाहर आएगी। और ये क्यों हो रहा है? जो पूरा दिन उसने एब्जॉर्ब किया था ना, 7 कलर को एब्जॉर्ब किया था, है ना, वही कलर अब वो बाहर निकाल रही है। यानी कि अच्छा एब्जॉर्बर अच्छा अमीटर भी होता है, अच्छा उत्सर्जक भी होता है, अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ये किरचॉफ का नियम है। तो यहाँ पर किरचॉफ का लॉ भी लागू हो रहा है। इसका मतलब ब्लैक बॉडी एक अच्छी एब्जॉर्बर है तो वो अच्छी एमिटर भी है। वो जितना एब्जॉर्ब करती है उतना इमिट भी करती है। एक अच्छी ब्लैक बॉडी की यही प्रॉपर्टी होती है। तो ब्लैक बॉडी समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए, ब्लैक बॉडी हमने डेफिनेशन तो पढ़ी ली। अब देखिए 3 चीज़ें की घटनाएं हो सकती हैं। मान लीजिए ये कोई भी बॉडी है जो मैंने बनाई है, इसके ऊपर एक रेडिएशन इमिट होती है, और वो रेडिएशन जो आके उसके ऊपर गिरती है, वो रेडिएशन जो है वो QI रेडिएशन का अमाउंट आके इसके ऊपर इंसिडेंट होता है। 3 घटनाएं होंगी बेटा। QI रेडिएशन आके इंसिडेंट हो रही है, 3 घटनाएं होंगी। ये QI का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी ये बॉडी QR रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और QT उसके आर पार निकल जाएगा, मतलब ट्रांसमिट हो जाएगा। अवशोषित, परावर्तित और पारगमित, 3 चीज़ें हो जाएंगी। समझ पा रहे होगे बात? यानी कि कोई भी बॉडी हो उससे क्या होगा, 3 चीज़ें अपने पास होंगी। हमने आपको बताया, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होगी, हमने बात की QI जो आ रहा है उसमें से देखिए QA प्लस QR प्लस QT तीनों में डिवाइड हो जाएगा। QA अब्जॉर्ब कर लेगा, QR रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और QT जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। कुल मिला के इतना होगा। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन को QI से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा, ये QA बाई QI को लिख दीजिए, A, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, QA बाई QI। यानी कि ऊपर क्या है QA एब्जॉर्ब अमाउंट, नीचे क्या है QI इंसिडेंट अमाउंट। QR बाई QI इसको क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे हम, बहुत इजीली आपको क्लियर होगी बात, R लिख देंगे, और ये T लिख देंगे, इसको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। इस तरीके से 3 कोफिशिएंट आ जाते हैं। A फॉर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, QA अपॉन QI। QA वो अमाउंट है जो एब्जॉर्ब हो गई, QI वो अमाउंट है जो आके उसके ऊपर आपतित हो रही है। उसके बाद R, QR बाई QI। QR क्या है, अमाउंट रिफ्लेक्टेड, QI क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंटिंग। फिर QT बाई QI, QT क्या है, अमाउंट ट्रांसमिटेड, और QI क्या है, अमाउंट एब्जॉर्ब। इसका मतलब सबका कुछ रेशो होगा और सबका सम क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए ब्लैक बॉडी क्या होती है, हमने अभी बात की, जो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। इसका मतलब वो एब्जॉर्ब करेगी तो A तो उसका 1 होगा, है ना, क्योंकि क्लियर सी बात होगी कि R प्लस T प्लस A इज इक्वल टू 1 है। और ब्लैक बॉडी R और T तो 0 होते हैं। ब्लैक बॉडी के लिए R और T तो 0 होते हैं, क्योंकि वो ना तो रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट करती है, सारा क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए उसके लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट A क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दिस इज़ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक बॉडी। अब देखिए बात करते हैं फेरी ब्लैक बॉडी की। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी। फेरी ने क्या किया था, फेरी ने क्लासिकल फिजिक्स का टॉपिक है, और फेरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी का कर्व ल्यूमर प्रिंगस्टैम ने बनाया था। एक और बता दूं, अब देखिए फेरी ने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी का यूज़ के, देखिए हम इसको समझा रहे हैं ये वाला। उसने क्या किया, एक खोल लिया, एक कैविटी ली, ये जो बनाई हुई है, इस कैविटी की जो इंटरनल वॉल है देखिए उसको ब्लैक पेंट कर दिया। अंदर वाली दीवारें जो है बेटा, अंदर वाली दीवारों को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। और जब अंदर वाली वॉल्स को ब्लैक कलर से पेंट किया तो इसकी जो बाहर वाली सरफेस है उसको पूरी तरीके से क्लोज्ड वैक्यूम में रखा। अंदर वाली सरफेस को जब ब्लैक पेंट किया तो वो बन गया ब्लैक बॉडी। अब देखिए मैंने पहले बताया ब्लैक बॉडी का ज़रूरी नहीं कलर ब्लैक हो, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट क्लासिकल था, ये एक्सपेरिमेंट मॉडर्न नहीं था, एक्सपेरिमेंट क्लासिकल था, इसलिए इसके अंदर ब्लैक पेंटेड को ही ब्लैक बॉडी माना गया। अब देखिए इसने यहाँ पर शंकु आकार का एक बनाया। ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ये शंकु आकार जो बना हुआ है ये ब्लैक बॉडी नहीं है। ये लगाया, ये क्यों लगाया, क्योंकि जब बाहर से रेडिएशन आएगी, बाहर से इसके ऊपर रेडिएशन आके
इंसिडेंट हुई, ये यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो जाए यानी कि रेडिएशन टकरा के कहीं वापस ना मुड़ जाए, इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो के अंदर ही रहे, बंद हो जाए, इसलिए ये किया। अब देखिए रेडिएशन यहाँ से यहाँ पे टच करती है और रेडिएशन यहाँ पे टच करके, जैसे आप देख रहे हो आगे मैंने बनाया है, ये यहाँ पे जाके टच करती है। अब देखिए यहाँ से मैंने कई एरो बार की ओर निकाले, एक नहीं निकाला। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जब टच करती है, यहाँ पर है ब्लैक बॉडी, यहाँ पर ये ब्लैक बॉडी की सरफेस से, यह तो ब्लैक बॉडी नहीं थी, यहाँ पर ब्लैक बॉडी इसकी सरफेस से टच कर रही है। अब जब ब्लैक बॉडी की सरफेस से जब टच करेगी तो ब्लैक बॉडी उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए हमने अभी पढ़ा आर और टी तो क्या होता है, आर और टी तो ज़ीरो होता है। इसका मतलब आर और टी ज़ीरो है तो ये रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट तो करता ही नहीं है, ये तो एब्जॉर्ब भी करता है सारी की सारी रेडिएशन। इसका मतलब जब ये यहाँ पहुँचेगा और यहाँ जाके टच करेगा, ये सारी की सारी रेडिएशन यहाँ एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अभी बताया था किरचॉफ लॉ, अच्छा एब्जॉर्बर अच्छा एमिटर होता है, तो जितनी रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा उतनी ये क्या करेगा, इमिट भी करेगा। तो इस तरीके से ये सारी डायरेक्शन के अंदर इमिट करेगा। अब यहाँ पर ये सारी फिर जाके टकराएंगी वॉल से, फिर आगे ये रिफ्लेक्शन वाला काम जो है वो चलता रहेगा ना। फिर यहाँ पे जाके जैसे आगे जाके यहाँ पे कहीं भी टच करेंगी, यहाँ पे टच कर रही हैं, यहाँ फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर अच्छा एब्जॉर्बर अच्छा इमीटर होता है, यहाँ से फिर इमिट होंगी सारी डायरेक्शन में, यहाँ पर फिर इमिट होंगी, तो फिर ये पूरे का पूरा जो खोल है ये पूरा भर जाएगा 0 टू इनफाइनाइट वेवलेंथ की रेडिएशन से, क्योंकि यहाँ सारी रेडिएशन इमिट और एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना, सारी रेडिएशन से ये भर जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप इसको देखना चाहें अच्छे से तो आपको फेरी का कंसेप्ट समझ आना चाहिए। फेरी अज्यूम दैट ब्लैक पेंटेड वॉल्स बिहेव्स एज ब्लैक बॉडी, फेरी ने ये माना कि ब्लैक पेंटेड वॉल ही ब्लैक बॉडी होती है। फिर अपरेटस जो होता है उसको रखा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कोई भी टी कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर इंटायर कैविटी इज़ फिल्ड विद रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ, यानी 0 टू लैम्डा, 0 से लैम्डा सारी वेवलेंथ से ये भर जाती है, यही बात हमने की है। अब इतना ही समझना है कि ये जो हमने शंकु आकार बना रखा है, इस शंकु आकार को समझना है। ये जो हमने शंकु आकार बना रखा है ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ये कोई भी सिंपल बॉडी, इसीलिए यहाँ से एक ही एरो लगा के रिफ्लेक्शन दिखाया है, लेकिन वहाँ से 3 3 4 4 हैं। इसका मतलब ये वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, वहाँ एब्जॉर्ब करके फिर इमिट हो रही है रेडिएशंस, ठीक है। अब देखिए इससे प्रैक्टिकल कर्व ड्रॉ किया, किसने किया, ल्यूमर प्रिंगशैम ने किया, हम आपको ये बात बता चुके हैं। अब देखिए ल्यूमर प्रिंगशैम कर्व जो है, पहले मैं उसको जनरली बताता हूँ, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे। अब देखिए ल्यूमर प्रिंगशैम कर्व में देखो बेटा, उसने कर्व बनाया ई लैम्डा, यू लैम्डा भी और यू लैम्डा, ई लैम्डा भी हो सकता है, यू लैम्डा भी ले सकते हो, एक ही बात है, और लैम्डा के बीच में हम देखिए ई लैम्डा और यू लैम्डा जो है उनकी बाकायदा डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे कि ई लैम्डा क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा बता दूँ। ई लैम्डा होता है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, आपको ऐसे ही समझ आएगा। जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड का मतलब, जूल क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, मीटर स्क्वायर क्या होता है, एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यानी कि एक यूनिट एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं ई, यानी कि एनर्जी इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना, ये एनर्जी इंटेंसिटी होती है। और जो हमारे पास सेकंड चीज़ आप पढ़ते हो यू लैम्डा, यू लैम्डा होती है जूल पर मीटर क्यूब, यानी कि एक पर यूनिट वॉल्यूम से जो एनर्जी निकलती है वो होती है आपके पास यू लैम्डा। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कर्व से, देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है अगर जल्दी देखा जाए कर्व के बारे में। तो देखिए जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है, पहली बात तो सारे कर्व देखो कंटिन्यूअस है, कोई भी कर्व ब्रेक नहीं हो रहा। ये एक टेम्परेचर T1 का कर्व है, ये एक टेम्परेचर T2 का कर्व है, ये एक टेम्परेचर T3 का कर्व है, ये T4 का कर्व है, T5 का कर्व है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये पीक जो है, पीक ये ऊपर जा रही है, यानी कि और पीक पे जो मैक्सिमम वैल्यू है ई लैम्डा की, यानी कि एनर्जी इंटेंसिटी की या एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है लैम्डा एम पे,
है ना। और लैम्डा एम देखिए घट रहा है टाइम के साथ, यानी कि ये पीक तो ऊंची जा रही है देखिए, लेकिन ये पीक पीछे हो रही है, देखिए पीछे हो रही है, यानी कि लैम्डा एम घटता जा रहा है, लैम्डा एम घटता जा रहा है, लेकिन ई लैम्डा एम बढ़ता जा रहा है। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। T1 से T2 बढ़ा है, T2 से T3 बढ़ा है, T3 से T4 बढ़ा है, T4 से T5 बढ़ा है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है ये लैम्डा एम घटता जा रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम इमिशन हो रहा है। अब देखिए ई लैम्डा एम क्या है? अमाउंट है। ई लैम्डा एम क्या? मात्रा है रेडिएशन की, कितनी रेडिएशन किस तरंगदैर्ध्य की निकल रही है। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है। जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको एक बात बहुत ऐसे क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये पीक जो है वो ऊंची होती जाती है, यानी कि टेम्परेचर के साथ ई लैम्डा एम बढ़ रहा है। और आपको सही बात बताऊं, ई लैम्डा एम टेम्परेचर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना है। ई लैम्डा एम जो है वो बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ और भी देखिए लैम्डा एम टेम्परेचर के साथ घटता जाता है, यानी कि लैम्डा एम वो वेवलेंथ होती है जिसकी सबसे ज़्यादा अमाउंट निकल रही है। देखिए अब T1 टेम्परेचर पे निकल तो सारी रेडिएशन ही रही है, 0 से लेकर इनफाइनाइट वेवलेंथ तक सारी रेडिएशन इमिट हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी हो रही है? सबसे ज़्यादा लैम्डा M1 की हो रही है। दूसरे कर्व में सबसे ज़्यादा लैम्डा M2 की अमाउंट है। ये अमाउंट को बता रही है, अमाउंट बढ़ती जा रही है फिर घटती जा रही है, कंटिन्यूस कर्व है, फिर सारी रेडिएशन निकल रही है 0 से इनफाइनाइट वेवलेंथ की, लेकिन सबसे ज़्यादा लैम्डा M की निकलती है, लैम्डा M1, लैम्डा M2, लैम्डा M3, लैम्डा M4। ठीक है दोस्तों। फिर जो ई लैम्डा एम मैंने बताया वो टेम्परेचर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल है। और जो हमारे पास अगली जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि जो हमारे पास ये चीज़ है लैम्डा एम, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टी लैम्डा एम तो कांस्टेंट होना चाहिए, वो बी हो जाता है, और बी होता है वीन्स कोफिशिएंट 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है ना, ये वीन्स कांस्टेंट होता है, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है आपका। तो देखिए यही पढ़ रहे हैं। ई की अभी मैंने बताया ई लैम्डा क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो उसके बाद एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है यू लैम्डा। अब देखिए इसके पहली बात, कर्व जो है वो कंटिन्यूअस है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, सभी तापों पर सभी प्रकार की तरंगदैर्ध्य प्राप्त हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखिए कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए आप, T1 टेम्परेचर पर देखिए, T1 टेम्परेचर पर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारी निकल रही है, T2 पर सारी निकल रही है, T3 पर सभी वेवलेंथ की हो रही है। स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हो रही है फिर डिक्रीज़ होती है, एक स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होती है फिर मैक्सिमम हो जाती है फिर डिक्रीज़ होती है, ये भी कर्व से पता चल रहा है। तो सेकंड कर्व में यही लिखा हुआ है, प्रारंभ में स्पेक्ट्रमी घनत्व बढ़ता है फिर अधिकतम होकर घटता है। इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी जो भी इंक्रीज देन बिकम्स मैक्सिमम फर्दर डिक्रीजेज। कर्व पता चल रहा है, कर्व पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगली चीज़, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डेंसिटी ई लैम्डा एम, यानी कि ई लैम्डा एम के संगत जो तरंगदैर्ध्य है, यू लैम्डा एम भी कह सकते हो, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने यही बोला, लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर है, और वो हमें पता चल रहा है लैम्डा एम टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमने कर्व से अच्छे देख लिया है। लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अब ये हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा b/t, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू b/t। बी ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, लैम्डा एम बराबर b/t, ये वीन का विस्थापन नियम है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। और लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, यहाँ से आ जाएगा, टी को इधर ले आइए तो लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर कैल्विन। अब देखिए मीटर कैल्विन कैसे आया, लैम्डा एम टी बराबर बी है, तो लैम्डा एम क्या होता है? मीटर में होता है, क्योंकि ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन्ग और एंगस्ट्रॉन्ग मीटर होता है, और टेम्परेचर टी कैल्विन में, तो मीटर कैल्विन। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट बन गई मीटर कैल्विन, 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर कैल्विन। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया। फिर देखिए मैंने ये भी बताया था कि ई लैम्डा एम जो होता है वो T⁵ होता है। फिर ध्यान रखना आपको कि ई जो है एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर सेकेंड, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है। अब देखिए ई लैम्डा एम जो होता है वो तो T⁵ के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो E होता है वो T⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। और E क्या होता है? E होता है टोटल ई लैम्डा का, E होता है 0 टू इनफाइनाइट ई लैम्डा एम डी लैम्डा। कहने का मतलब सारा ई लैम्डा एम तो होती है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, कोई भी एक रेंज में लैम्डा लैम्डा प्लस डी लैम्डा, और 0 से अनंत तक उसका इंटीग्रेशन कर दे वो ई होता है, मतलब टोटल। तो यहाँ से ई क्या आ जाता है? T⁴ के प्रोपोर्शनल हो जाता है। और जब T⁴ को हटाते हैं तो वहाँ से कांस्टेंट आता है सिग्मा, ये
5.67 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ये स्टीफन का लॉ हो गया। E = सिग्मा टी की पावर 4 स्टीफन का लॉ हो गया। अब देखिए हमें ये समझना है दोस्तों कि ये इसकी यूनिट कैसे आती है, वो बात करते हैं। देखिए ये कैसे आता है। देखिए E क्या है, ऊर्जा एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड, यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड है, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड है ये। अब देखिए ये E हो गया, E के अपॉन में ले जाइए टी की पावर 4 तो वो सिग्मा बनेगा, यानी कि केल्विन की पावर 4। और जूल पर मीटर स्क्वायर, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जूल पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर जूल पर सेकंड, सॉरी जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट। तो ये बन गया वॉट, नीचे पड़ा है मीटर स्क्वायर, ये रहा मीटर स्क्वायर, और केल्विन की पावर 4, केल्विन की पावर 4। इससे क्या आ जाती है, इसकी ये यूनिट आ जाती है। तो ये आपका जो था पूरा टॉपिक था आज का। बाकी ये कल कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इसमें क्योंकि लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो उसमें फिर ये है कि लंबे लेक्चर में आप भी बोर हो जाओगे। फ़िलहाल आपको जो मेन बातें बताने वाली थी वो यही थी। आज हमने जो पढ़ा है दोस्तों देख लो, ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा है, जो सारी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेती है जो भी आके इंसिडेंट होता है। फिर A+R+T 1 होता है, A एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, R रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, T ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। फिर A और 1 होता है, A ब्लैक बॉडी का, क्योंकि R और T 0 होता है। फिर फेरिस ब्लैक बॉडी, कुछ नहीं किया, अंदर से ब्लैक पेंट कर दी दीवारों को और आगे शंकु आकार का एक बना दिया, ठीक है। उसके बाद जब उस पर इंसिडेंट, जहाँ पे इंसिडेंट होती है वहाँ से सारी एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लैक बॉडी। फिर ये कर्व की हमने स्टडी की है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ल्यूमर प्रिंगशैम का कर्व है ये, ठीक है। कर्व देखिए कंटिन्यूस है, कर्व क्या है, कंटिन्यूस है। स्टार्टिंग के अंदर बढ़ता है, ये क्या है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन, कि किस तरंग दैर्ध्य की कितनी रेडिएशन है, ये उसकी अमाउंट है। तो शुरू में देखिए बढ़ती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है। जहाँ पर ये मैक्सिमम है वहाँ पर जो लैम्डा एम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिख रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लैम्डा एम पीछे आता जा रहा है, ठीक है। ये पहले यहाँ थी पीक, फिर पीछे आ गई और पीछे आ गई, लेकिन ई लैम्डा एम बढ़ता जा रहा है, यानी कि ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5 है, जबकि ये लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। और टोटल ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 है, ध्यान रखना है। और टोटल ई स्टीफन लॉ देता है वो वीन्स विस्थापन लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देता है, ठीक है। और वही चीज़ हमारे पास है, ये देखिए पूरी हमने एक्सप्लेन की है ये सारी चीज़ें। तो इसको आप एक दो बार जब देखोगे समझ आ जाएगा। यूनिट्स कैसे बनाई हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, अपने दोस्तों से शेयर करें। और ब्लैक बॉडी का अब शुरू हो चुका है, तो इसमें 4 लेक्चर बनेंगे लगभग, प्लांक्स लॉ तक सारा। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए।